क्या आप उन लोगों में से एक हैं जिन्हें जिम जाने या परफेक्ट सिक्स पैक्स के लिए वर्कआउट करने में मजा नहीं आता है? आपके पास जिम मेंबरशिप भी है, लेकिन वक्त न होने की वजह से आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं। ऑफिस में प्रेशर बहुत ज्यादा है और आपके बॉस को प्रेजेंटेशन चाहिए, वो भी वक्त पर। या फिर घर आकर आपको बच्चों को पार्क ले जाना पड़ता है, या फिर घर का सामान लेने चले जाते हैं, इसलिए वर्कआउट का टाइम बचता ही नहीं है। हम आपकी बात को समझते हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम सभी इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। व्यायाम और स्वस्थ जीवन की जानकारी हमें ऑनलाइन मिल सकती है, लेकिन उसका शोध पूरा नहीं होता। हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 आसान तरीके जो न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि आपके पेट की चर्बी यानी बेली फैट को कम करने में मदद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गर्म पानी और नींबू। हम सभी जानते हैं कि नींबू में ढेर सारा विटामिन सी होता है, लेकिन इसका सिर्फ यही फायदा नहीं है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई और बहुत कुछ होता है। नींबू में सेब या अंगूर की तुलना में अधिक पोटेशियम भी होता है। नींबू में पाया जाने वाला पोटेशियम मस्तिष्क और तंत्रिक कार्य को उत्तेजित करता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए एक अच्छा मस्तिष्क होना भी जरूरी है। नींबू में सिर्फ विटामिन और मिनरल्स ही नहीं होते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि लेमन जूस में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स शरीर के फैट को कम करने में मदद करते हैं। उसी स्टडी से ये भी पता चला है कि जो लोग ज्यादा खाते हैं, पॉलीफेनॉल्स की वजह से उनका वजन भी कम बढ़ता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत इस तरह से कीजिए। 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पी जाइए। देखा कितना आसान है। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करें। प्रोबायोटिक्स ऐसे अच्छे जीवाणु होते हैं जो वजन को घटाने और बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक फूड के कुछ उदाहरण हैं दही, केफिर, टेम्पे, किमची और अचार। अगर आपने इन्हें अपने खाने में शामिल किया तो आपके पेट के अंदर का गट फ्लोरा स्वस्थ रहेगा, यानी आंत में मौजूद ऐसे जीवाणु और जीव जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। विटामिन जैसे बायोटिन और विटामिन के गट फ्लोरा में ही बनते हैं। पेट में जमा हुए फैट को घटाने में ये बहुत मदद करता है। सोफे के व्यायाम। सोफे पर दाईं ओर लेटें और अपने पैर को जितना हो सकता है ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे उसे नीचे ले आएं। इसे 20 से 25 बार करें, फिर बाईं तरफ लेटकर इसे दोहराएं। इससे आपके लव हैंडल्स यानी कि कमर की चर्बी कम हो जाएगी। हमने कहा था ना कि आपको ये सारी चीजें करने में बहुत मजा आएगा। गैसेस और एयर को ना निगलिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कि सोडा में सबसे ज्यादा गैस होती है। इसमें मौजूद बबल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो पीने के बाद सीधा आपके पेट में जाता है। इससे आपका पेट खराब हो सकता है या ब्लोट हो सकता है। गैसेस आपके अंदर कैसे जा सकती हैं? जब आप च्युइंगम खा रहे हो, स्ट्रॉ से पी रहे हो या खाते वक्त बात कर रहे हो। इसलिए खाना शांत रहकर खाइए, पानी ग्लास से पीजिए और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह पानी पीजिए। कोर को मजबूत बनाने के लिए खेल खेलें। ट्रेडिशनल एब एक्सरसाइजेस किए बिना आप ऐसे खेल खेलें जिससे आपका कोर मजबूत हो जाता है। खेल जैसे कि फुटबॉल, स्विमिंग या फिर वॉलीबॉल। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार ऐसे खेलों से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने आपको बताए बेली फैट को कम करने के कुछ कमाल के मजेदार तरीके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। आपने ये जरूर सुना होगा कि एक दिन में आपको 10,000 कदम चलने चाहिए, भले ही आपके पास फिटनेस ट्रैकर्स हो या फिर ना हो। फिटनेस ट्रैकर्स और पेडोमीटर्स के अनुसार रोजाना 10,000 कदम चलना एक स्वस्थ जीवन शैली की निशानी होती है। इतना ही नहीं, इस बात का इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े लोग दावा भी करते हैं। लेकिन क्यों? 10,000 कदम के बारे में ऐसा क्या खास है? ये कोई और नंबर क्यों नहीं है? डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया कि स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने के लिए यही सही आंकड़ा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। ये आंकड़ा 1960 के दशक में जापान से आया है, जब दुनिया का सबसे पहला पहनने वाला पेडोमीटर बना था। डेवलपर्स ने डिवाइस का नाम मानपो के रखा था, जिसका अर्थ है 10,000 कदम मीटर। फिर उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान इसका प्रचार किया। आज दशकों बाद लोग इन स्टेप्स को पूरा करने में लगे हुए हैं और इसके पीछे की वजह सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, न कि साइंटिफिक रीजंस। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 10,000 कदम आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके बजाय तेज चलना जरूरी है।
और ये बात वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी है। अध्ययनों से ये भी पता चला है कि आम या ज्यादा एक्सरसाइज करने के बहुत से फायदे भी हैं, जैसे कि डिप्रेशन के कम सिम्टम्स, एंजाइटी का घटना, नींद अच्छी आना और हड्डियों का मजबूत होना। इसी वजह से कई स्वास्थ्य दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आपको एक एक्टिविटी कुछ टाइम तक करनी चाहिए, ना कि कदम गिनने चाहिए। अमेरिकन्स का उदाहरण लेते हैं। एक अडल्ट को कम से कम 150 मिनट की आम एक्सरसाइज या फिर 75 मिनट की तेज एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी हर हफ्ते। और हाँ, इन दिशा निर्देशों को हम कदमों में भी बदल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? एक आम एक्सरसाइज से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, जो वास्तव में कुछ भी ना करने से होती है। शोध से पता चला है कि कुछ युवा वयस्कों के लिए ये 100 कदम प्रति मिनट की गति से चलने के बराबर है, या लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए आपको एक हफ्ते में लगभग 15,000 कदम या हर रोज 2,100 कदम चलने चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो निराश मत होइए। हम आपको बताएंगे व्यायाम करने के और भी कई तरीके। बस आपको इन नियमों का पालन करना है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा बताए गए हैं। 150 प्लस में फिट। हफ्ते में आपको करीब 150 मिनट का आम तीव्रता वाला वायुजीवी व्यायाम करना है, या फिर 75 मिनट का अधिक तीव्र वायुजीवी व्यायाम करना है, या फिर एक हफ्ते में आप दोनों को थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। चलिए ज्यादा, बैठिए कम। कोशिश करिए कि आप दिन में ज्यादा से ज्यादा चलें। कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। तीव्रता बढ़ाइए। जब भी व्यायाम करें तो अपनी तीव्रता को जरूर बढ़ाएं। व्यायाम करते हुए अगर आप फुर्तीला महसूस करने लगे तो व्यायाम का समय बढ़ा सकते हैं। मांसपेशियों की कसरत। हफ्ते में कम से कम 2 बार उच्च तीव्रता वाली मांसपेशियों की कसरत जरूर करें, जैसे कि प्रतिरोध या भार प्रशिक्षण। बेहतर महसूस करें। कसरत के बाद आपको बेहतर नींद आती है, याददाश्त तेज होती है, संतुलन और सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और ये सारी चीजें कम होती हैं। वेट गेन, डिजीज, डिमेंशिया और डिप्रेशन। अपनी हेल्थ के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसलिए स्टेप्स के बारे में मत सोचिए, बस अपनी जगह से उठिए और चलना शुरू कीजिए। क्या आपको खाने की मेज पर ठीक से ना बैठने के लिए डांटा गया है? या क्या आपको बार बार सीधे खड़े रहने के लिए कहा गया है, या फिर टेढ़ा खड़े होने के लिए डांटा गया है? ऐसी बातें आपको गुस्सा दिला देती हैं, लेकिन लोगों का आपको डांटना गलत नहीं है। आपके दर्द के स्तर से आपके आत्मविश्वास तक आपका पोस्चर इतना प्रभावी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बैठने या खड़े होने के दौरान आपका पोस्चर आपके शरीर द्वारा चली जाने वाली हर चाल की नींव होता है, और इस बात पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपका शरीर कितना तनाव झेल सकता है। इन तनावों में शामिल है अजीब स्थिति में बैठना, भारी वजन उठाना, और सबसे महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण। एक गलत पोस्चर के दौरान आपकी मांसपेशियों को आपको संतुलित और सीधा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खराब पोस्चर धीरे धीरे आपके शरीर को कमजोर कर देता है और अन्य समस्याओं का कारण बन जाता है, जैसे कि पहला, जोड़े और स्नायु बंधन काफी जल्दी कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, चोटों की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, कुछ अंग जैसे कि फेफड़े ठीक से काम नहीं करते। चौथा, भावनात्मक स्थिति और दर्द के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि औसतन मोबाइल, कंप्यूटर उपकरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते उपयोग से हमारे बैठने का तरीका खराब हो रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल करते वक्त ज्यादातर गर्दन को झुकाकर रखना पड़ता है। तो बैठने का सही तरीका क्या है? जब आप आगे या पीछे से रीढ़ को देखते हैं तो सभी 33 वर्टेब्रे आपको एक सीध में एक के ऊपर एक नजर आएंगी। अगर आप किनारे से देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी में 3 मोड़ होने चाहिए, एक आपकी गर्दन पर, एक आपके कंधे पर और एक छोटा सा आपकी पीठ के हिस्से में। अगर आपकी वर्टेब्रे एकदम ठीक है तो खड़े होने के बाद आपको एक सीधी लाइन बनती नजर आएगी, और वो बनेगी आपके कंधों से कूल्हों तक और उसके बाद घुटनों से होते हुए एड़ियों तक। ये सीध आप में आपके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बनाए रखती है और इसी वजह से मांसपेशियों में कम तनाव और खिंचाव पड़ता है। बैठते समय आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, आगे की ओर झुकी हुई नहीं। आपके कंधे और बाहें आपके शरीर के करीब आरामदायक स्थिति में होने चाहिए। आपके पैर जमीन पर सीधे होने चाहिए और घुटने 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होने चाहिए। आपके पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव। यदि आप डेस्क पर बैठकर बहुत अधिक समय तक काम करते हैं तो अपनी स्थिति को बदलते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि शरीर के सभी हिस्से जैसे कि आपकी कलाई और कोहनी को किसी चीज का सपोर्ट हो। जरूरत हो तो स्क्रीन को ऊपर उठा लें ताकि वो आंखों के स्तर या उससे नीचे हो।
आपको सोते समय सही करवट पर लेटना जरूरी है। इस बात का ध्यान रहे कि गर्दन के नीचे एक तकिया हो और पैरों के बीच में भी एक तकिया लगाएं। ऐसे जूते पहने जो आरामदायक हों और कम हील वाले हों। कंधों पर बैग को अच्छी तरह से लटकाएं। बैग कंधों से ज्यादा लटकना नहीं चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा बैठते हैं तो बीच में एक बार उठकर थोड़ा व्यायाम कर लें। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं और शरीर को बेहतर तरीके से चलने में मदद मिलती है। अगर आप फिर भी अपने पोस्चर को लेकर परेशान हैं, तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट से जरूर मिलें। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा। दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल और लोकप्रिय पेय पदार्थों में से 2 हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। ज्यादातर लोग इन्हें सुबह पीना पसंद करते हैं, काम के दौरान या दोस्तों के साथ भी। चाय चीन और जापान में बहुत लोकप्रिय है और साथ ही यूनाइटेड किंगडम में भी। वहीं कॉफी अमेरिका के पेय पदार्थों में नंबर 1 पर है। हालांकि दोनों पेय पदार्थों के लगभग एक जैसे ही फायदे हैं, लेकिन ये बहस अक्सर चलती रहती है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेहतमंद है। कभी सोचा है कि इन दोनों का आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? दोनों पेय पदार्थों में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद ऑक्सीडेंट से लड़ने में मदद करते हैं और हेल्दी टिश्यूज को संरक्षित करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और कुछ प्रकार के कैंसर से भी लड़ते हैं। इससे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस होने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही ये ब्लड क्लॉटिंग, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करते हैं। चाय और कॉफी दोनों में ज्यादा मात्रा में कैफीन होता है। कैफीन के प्रभाव अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जैसे उसे बनाने की विधि और उसे पीने की मात्रा। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि कॉफी में काली चाय के मुकाबले दुगनी मात्रा में कैफीन पाया जाता है। कैफीन से मानसिक सतर्कता बढ़ती है, आपका मूड अच्छा होता है और धीरज बढ़ता है। इससे लेवल 2 डायबिटीज होने का खतरा भी कम होता है। भले ही कॉफी में कैफीन की मात्रा चाय के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन दोनों से ही समान लाभ होते हैं। पर अगर दोनों का ही सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो नींद ना आना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, बेचैनी और इसकी लत भी लग सकती है। कॉफी में मौजूद कैफीन से तुरंत एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं और थकान घट जाती है। क्योंकि ये डोपामीन के लेवल्स को बढ़ाती है, इससे हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और इसकी लत लगने का खतरा भी। और इसीलिए कॉफी पीते ही हम एक्टिव महसूस करते हैं। दूसरी ओर चाय में कम मात्रा में कैफीन होता है, लेकिन इसमें लिथियोनाइन की पाई जाने वाली ज्यादा मात्रा से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। इससे ब्रेन की अल्फा वेव्स बढ़ती हैं और उसी की वजह से आप थका हुआ महसूस किए बिना अपने ध्यान और सतर्कता को बनाए रख सकते हैं। तो लीजिए, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप कॉफी का सेवन कर सकते हैं, और वहीं अगर आप आराम से रिलैक्स करना चाहते हैं तो चाय का सेवन करें। कॉफी में कैफीन की वजह से आपका वजन भी कम हो सकता है, क्योंकि इसमें फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो फैट सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं। वहीं चाय में मौजूद पॉलीफिनॉल्स वजन को कम करने में मदद करते हैं। हालांकि अगर आप चाय में क्रीम, चीनी या बाकी चीजें डालकर पीना चाहते हैं तो उससे इसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं और इसी से आपका सेहतमंद पेय पदार्थ एक डिजर्ट में बदल जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेहतमंद है? देखिए, सीधी सी बात ये है कि अगर किसी भी पेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि आपके स्वाद और पसंद के हिसाब से आपका शरीर कितनी कैफीन झेल सकता है।